नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। कल एक बार फिर अमेरिका से नई खबर आई, एक नई सनसनी मची और अब सब लोग कन्फ्यूज़ हैं कि इसका असर क्या होगा, कैसा होगा? क्योंकि अ, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के उन्होंने कुछ और कहा, उसके बाद ट्रम्प कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद फिर वो 10% फिर से नया टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। सब कुछ मामला बड़ा उल्टा-पुल्टा है, एकदम से उलझा हुआ है। पहले दर्शकों को मोटी-मोटी बातें बता देते हैं क्या हुआ है। तो कल सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने कहा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया वो अवैधानिक है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने संविधान में मिली हुई शक्तियों से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाए, इसलिए ये टैरिफ अवैध है। तो समस्या सुप्रीम कोर्ट की ये नहीं है कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा, सब समस्या सुप्रीम कोर्ट की ये थी कि अ, कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद की मंजूरी के बिना ट्रंप ने ये टैरिफ दुनिया भर के तमाम देशों पर लगा दिए। तो अ, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ संसद के पास है कि वो टैरिफ लगाए, घटाए, बढ़ाए। अगर आप ध्यान दें तो भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सबसे शक्तिशाली देश में माने जाते हैं, लेकिन टैक्स लगाने की जहाँ तक बात आती है, तो उन्हें हर फैसले के लिए अंततः संसद के पास जाना पड़ता है। जब तक संसद से कोई टैक्स का प्रावधान पारित नहीं होगा, तब तक वो टैक्स लागू नहीं हो सकता है। अब इतनी-सी बात है, इतनी-सी बात ट्रम्प साहब को नहीं समझ में आई, इतना उन्होंने दुनिया भर को परेशान किया, हंगामा किया और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बहुत आराम से कह दिया कि भई आपको ये अधिकार था नहीं। लेकिन अब अधिकार था नहीं तो क्या करेंगे? ट्रम्प वैसे भी मानने वाले नहीं हैं, तो इधर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना और साथ-साथ में उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला देने वाले जज थे, उनके खिलाफ तमाम उटपटांग बातें कह दी कि वो डिसग्रेस हैं वगैरह-वगैरह मतलब सीधे-सीधे शुद्ध हिंदी में कहें तो उनको देश विरोधी कह दिया कि भई उनको अमेरिका का हित समझ में नहीं आता है, वो विदेशी हितों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दी। साथ में कहा कि अ, अगर ये टैरिफ अगर अवैध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो हम एक नया टैरिफ लगा देंगे, वो 10% का एक टैरिफ होगा, ग्लोबल टैरिफ होगा। लेकिन अब ये 10% जो है टैरिफ, उस कानून में उनको अधिकतम सीमा 15% की है, तो चलिए ये भी मतलब आप एक तरह से राहत महसूस कर सकते हैं कि चलो 15 जो अधिकतम सीमा थी वहाँ तक नहीं गए, वो 10 पे ही रुके रहे। तो एक ये मसला है कि ठीक है इतने समय के बाद उन्हें भी थोड़ा-सा पता है कि भई एक सीमा के अंदर ही रहना है। लेकिन अब ये 10% का टैरिफ जो लगाने की घोषणा की, उसका कल ही एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जारी भी कर दिया। अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान आ गया, फैक्ट शीट आ गई, जिसमें बताया गया कि 10% का ये टैरिफ ग्लोबल टैरिफ मतलब सारे देशों पे लगेगा। एक कन्फ्यूज़न उसमें ये भी रहा कि ट्रम्प ने जो अपना ट्वीट कहें या जो सोशल मीडिया मैसेज ट्रुथ सोशल पे उन्होंने डाला था, उसमें उन्होंने कहा ओवर एंड अबव एक्जिस्टिंग टैरिफ तो वो एक चीज़ समझने वाली हो जाती है कि पहले से कुछ टैरिफ लगा हुआ है, उसके ऊपर लगे हैं, तो पहले से क्या लगा हुआ है? क्या-क्या चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैध रह गई हैं? क्या-क्या चीज़ें अभी भी लागू हैं? और उसके ऊपर ये 10% लगेगा। लेकिन फिर फैक्ट शीट जो व्हाइट हाउस से आई, उसमें सिर्फ़ इस 10% टैरिफ का ज़िक्र है, उसमें ओवर एंड अबव जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट होनी बची हुई भी हैं, अभी मामला चलेगा। उसके बाद फिर अब अगला सवाल ये आ जाता है कि अ, जिन देशों के साथ अमेरिका के समझौते हो गए हैं, उनका क्या होगा? भारत के साथ फ्रेमवर्क बना था, उस पर एक सहमति बनी थी। फ्रेमवर्क भी अंतिम रूप से मतलब उस पर दस्तखत नहीं हुए थे। तो अभी भारत के लिए क्या स्थिति है? ये सारी चीज़ें समझने की है। शुमेश, आपने कैसे समझा इस चीज़ को और बाज़ार की शुरुआती प्रतिक्रिया अब सोमवार को कैसी दिखने वाली है? मेरा पहला अंदाज़ा ऐसा है कि माइल्ड पॉज़िटिव रिएक्शन बाज़ार पे हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा, बिकॉज़ ट्रम्प ने ये बोला कि मेरे पास बैकअप प्लान है। इसका मतलब शायद उनको ये अंदाज़ा तो था ही कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश करेगी। लेकिन
उनका जो अल्टरनेट प्लान है उसमें 3 चीज़ें हैं अभी। अभी तक तो इतनी 3 चीज़ें ही सामने निकल के आई हैं। एक यूज़ ऑफ सेक्शन 150 जिसमें 150 दिन तक के लिए 10% टैरिफ लगा सकते हैं। दूसरा आई थिंक एक 201 या 352 ऐसे 2 और सेक्शन हैं जिसमें एक में कंट्री वाइड टैरिफ लगाया जा सकता है और एक में प्रोडक्ट वाइज़ जो वो कंसीडर कर जी। सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उनके पास अभी भी कुछ ऐसे एम्यूनिशन हैं जिससे वो उत्पात मचा सकते हैं, तो पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा और कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखेंगे कि किस तरह से उत्पात मचाना है। तो मार्केट इसको माइल्ड पॉजिटिव रिएक्शन तो लेगा लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फिर मुझे लगता नहीं है कि इसके बियॉन्ड कुछ हो पाएगा। रादर ये हमेशा संशय बना रहेगा कि अगला वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो अब आपका सवाल का जवाब यही है कि मार्केट फिर से कन्फ्यूज़्ड रहेगा। जी। तो बाज़ार कन्फ्यूज़ रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग इस हिसाब से खुश होंगे कि चलो 18 के बदले घट कर के अब 10 ही रह जाने वाला है। नहीं ऐसा ये क्लैरिटी तो नहीं है क्योंकि एक तो 10 अभी मान लीजिए यूज़ कर लिया है उन्होंने 150 बाकी सेक्शंस को यूज़ करके अगर प्रोडक्ट और कंट्री वाइड फिर अलग से हुआ तो क्या? प्लस दूसरी चीज़ जो लग गया है वो रिफंड तो नहीं आने वाला है बिकॉज़ उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है। अगली बात ये है कि जो ट्रेड डील हो गए हैं, वो ट्रेड डील तो वैलिड हैं और उस ट्रेड डील के हिसाब से तो टैरिफ थोड़ा पहले से तो ऊपर ही रहेगा। तो नेट-नेट यही है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट वाले डिसीज़न के हिसाब से अगर इसको खारिज भी कर दिया जाता है, तो भी अगर ट्रेड डील हो गई है, तो ट्रेड डील वाले तो टैरिफ रहने चाहिए, क्योंकि उसमें तो उन्होंने कोई एडिशनल टैरिफ कोई सेक्शन को यूज़ करके नहीं लगाया है, वो हर कंट्री के साथ डील हुई है। हाँ, अगर इसके बाद कंट्रीज़ उस डील को रैटिफ़ाई नहीं करें, नहीं मानें और पूरी की पूरी चीज़ों को रीइंस्टेट कर दें विथ ओरिजिनल जो ट्रेड सेटअप था, तो बात अलग है, जो जी, कि मुझे नहीं पॉइंट तो लगता यही कि है ना सुमेश कि अगर ट्रेड डील हुई भी है किसी देश के साथ, तो कोई भी डील अंततः उस देश की संसद में जाती है, वहाँ पर उसकी मतलब पुष्टि होती है। जब तक संसद की मुहर ना लगे, तब तक वो डील प्रभावी नहीं होती है। जैसे अभी यूरोपीय संघ के मामले में भी हमने देखा कि समझौता हो गया, तो उससे एकदम से खुशी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूरोपीय देश मतलब यूरोपीय संघ के जितने सदस्य देश हैं, हर देश की संसद में जाकर के उसका एक उस पे मुहर लगना उनकी तरफ से संसद में पारित होना ज़रूरी है। तो वैसे ही अब वापस तो फिर अमेरिकी कांग्रेस में ही जाएगा ना मसला। हो जाएगा राजीव जी, लेकिन इसमें अगर एक बात की जाए, यूरोप को छोड़ देते हैं क्योंकि यूरोप में 27 देश हैं और उन्होंने तो अभी तक रैटिफ़ाई नहीं किया है और उसके अगेंस्ट ने ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दिया था वहाँ पे। तो चलिए उनका तो मान लेते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे एक एक पर्सन, एक सीनियर जो कंट्री का हेड है, वो डिसीज़न ले सकता है। अगर नेगोशिएट करके डील किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई वापस जाएगा, क्योंकि वो डील की गई है। अगर उस डील को मान लीजिए कि भारत और यूएस का डील हो गया है। अब इस डील को कल हम कहते हैं कि नहीं, अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि तुमने जो टैरिफ लगाया वो इलीगल है, तो अब हम इस डील को नहीं मानेंगे। तो ये फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में कोई जाना चाहेगा। अगर ट्रेड डील हुई है, तो उसके बेसिस पे लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। और रही बात कि ये एडिशनल क्या करते हैं, कांग्रेस के पास जाते हैं, वो सब तो करेंगे ही बिकॉज़ इतनी आसानी से तो ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। वो अपने टैरिफ जो उनका एक इकोनॉमिक एजेंडा का, इकोनॉमिक रिवाइवल एजेंडा का सबसे बड़ा जो अस्त्र-शस्त्र है, उसको तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। जी। नहीं आपने कहा कि किसी दूसरे देश में जहाँ पर सिर्फ़ एक व्यक्ति के फैसले से काम हो जाता है, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अमेरिका को भी तो रैटिफ़ाई करना है ना, किसी भी डील के लिए। तो अमेरिका हाँ, में भी वो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो ये बिल्कुल स्पष्ट है ना कि भई कांग्रेस की मंजूरी के बिना यानी वहाँ की कांग्रेस मतलब वहाँ हम जैसे हम अपने यहाँ संसद कहते हैं, वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस के बिना तो कोई भी डील अंतिम रूप लेगी नहीं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि इधर वाला तो चलिए ओके हो जाएगा, लेकिन फिर उनको अपने कांग्रेस में उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा और वहाँ पे उनको खींचातानी हो सकती है। व्हिच इज़ करेक्ट पॉइंट, वैलिड पॉइंट। जी।
लेकिन कुल मिलाकर के अनिश्चितता जो ख़त्म हो रही थी, वो एक बार फिर नए सिरे से सामने आ गई है। उसमें आपके सामने अपॉर्च्युनिटी भी है, अवसर भी है। हो सकता है कि जो हम 18 पर सेटल हो गए थे, वो 18 के बदले 10 हो जाए मामला। अभी वो भी थोड़ा-सा उसमें अगर-मगर कई सारी चीज़ें हैं, जैसा अभी सोमेश भी कह रहे हैं कि भई पता नहीं, और बाद में फिर वो अलग से कुछ और ले आएँ, तो उसका क्या होगा? वो सब चीज़ें अभी भी बहुत अनिश्चित हैं। मतलब गुत्थियाँ आसान नहीं है इसकी। लेकिन फिर अब बाज़ार में नए हफ्ते में क्या रहेगी रणनीति? कैसे काम करेंगे अगर अनिश्चितता बनी हुई है तो? कुछ चेंज तो नहीं होता है मार्केट में, 26,000 का वेट तो करना 6,000 का वेट किए बगैर हम फर्दर अपसाइड के लिए तो रेडी नहीं हो पाएँगे। और नीचे में जो है हमारा सिचुएशन, वो ऐसा ही है कि एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 25 नहीं 25,000 नीचे सपोर्ट रखेंगे, जैसा है वैसा ही है, और ऊपर में 26,000, ये बीच में ऑसिलेशन जैसा चल रहा है वैसा चल सकता है। लेकिन इसके अलावा तो और कोई ख़ास यहाँ पे अभी डायरेक्शन बाज़ार में नहीं मिल रहा है। तो पॉज़िटिव डायरेक्शन के लिए हमको 26,000 के ऊपर ही जाना होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हमको 25,000 के नीचे बंद होना होगा। अंटिल देन स्टेटस को है। एक बीच में जो मसला जिसको कह सकते हैं, वो आईटी इंडेक्स का आ रहा है, बिकॉज़ बैंक तो स्ट्रॉन्ग है, आईटी थोड़ा-सा इंडिसीजन में रखा है। जी। तो 25,000 से 26,000 निफ्टी के लिए एक बड़ा दायरा, जिसके बीच में चीज़ें उलझी हुई रहेंगी। अब यहाँ से मतलब अगर 25,000 और 26,000 के बीच में मामला अटका हुआ है, तो इस समय सबके मन में सवाल होगा करना क्या है? कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, या चुपचाप बैठे रहना है? ट्रेड के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट अभी अगर क्लोज़ मान लेते हैं कि 25,570 के आस-पास है, मतलब क्लोज़ जो है टुवर्ड्स द अपर एंड है। अगर 25,000 को लोअर एंड मान लें और 26,000 को अपर एंड मान लें, तो इससे बाय ट्रेड बन नहीं सकता। सेल ट्रेड बनाना है तो थोड़ा-सा और ऊपर चाहिए, और 26,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस चाहिए। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट हिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत हिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर खुलता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर क्लोज़ रहेगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खुलता है, तो फिर 25,000 क्लोज़ रहेगा बाय साइड प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे ऑसिलेशन ट्रेड ही करना होगा। जितना क्लोज़र टू 25,200 होगा, 300 होगा, वो बाय का सिचुएशन बनेगा, जितना क्लोज़र टू 25,600 800 रहेगा, वो सेल ट्रेड बनेगा। तो जब तक ये रेंज से निकल जाए, ये रोटेशनल ऑसिलेशन ट्रेड करते रहना होगा। जी। अब यहाँ पर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप पर नज़र डालें, तो मिड कैप इंडेक्स भी शुक्रवार को तो वापस सँभला ही है, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के पास अटका हुआ है। क्या मिड कैप भी एक तरह के रेंज में है, जो रेंज अगर आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा गैप ये बना था, ये गैप आपका 3 फरवरी का है। बीच में हालाँकि अ, ये वही जो फ्रेमवर्क घोषित हुआ था उसका गैप है। उसके बाद से आप देखिए तो लगभग 58,700 और 60,800 वगैरह के आसपास ये मामला एक ऑसिलेशन जैसा हो रहा है, घूम फिर रहा है इसी दायरे के बीच में। मिड कैप में क्या करना चाहिए अभी? मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी ये इंडिसेस है ना, ये रेंज बाउंड ही मामला बता रहे हैं फॉर सम टाइम, और ये निकलने के लिए अभी कोई अब जो भी ट्रिगर्स थे वो खत्म हो गए हैं। तो कुछ समय के लिए इंडिसेस रेंज बाउंड रह जाएंगे, मिड कैप इंडेक्स रेंज बाउंड रह जाएगा, लेकिन रिजल्ट इस बार का यही बताता है कि अगर डिप मिले तो एक्यूमुलेट करना चाहिए मिड कैप इंडेक्स में, क्योंकि अब बहुत बड़ा नेगेटिविटी कुछ हमारे सामने नहीं है। हाँ, अगर फिर से ईरान का मसला निकल के आता है, जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस अगर बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो एक नेगेटिव काम कर सकता है, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई फ़िलहाल नेगेटिव फैक्टर सामने नहीं है। जी। अब वो ईरान का मसला भी तो ट्रम्प साहब ने अपने आप को 10 दिनों का समय दिया है। तो वो 10 दिन जब पूरे हो जाएँगे, उसके बाद फिर क्या होगा वो चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन 10 दिनों के बाद अब वो 10 दिन में कितना हफ्ते भर ही रह गए होंगे, तो 1 हफ्ते बाद
हम ईरान के मसले को दोबारा शायद फ्लेयर अप होते हुए देखेंगे। तो उसका एक संभावित असर हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर मिड कैप में और फिर साथ में स्मॉल कैप में अगर कुछ चुनाव करने हैं, नया एलोकेशन करना है, तो वैसी स्थिति में आपके सामने ट्रिगर्स लगभग क्लियर हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि तिमाही नतीजों का सीज़न हमने देख लिया है और तिमाही नतीजों के बाद अब टैरिफ के मसले को लेकर के भी आपके सामने चीज़ें क्लियर हैं कि भई या तो 18 होगा या 10 होगा या इनके बीच में कुछ होगा। मुझे लगता है कि टैरिफ इतना मैक्सिमम रेट पे मार्केट पचा चुका है कि यही टैरिफ किसी न किसी तरह तोड़-मरोड़ के लाया जाएगा। तो इसमें जी, कन्फ्यूज़न बीच में क्रिएट होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी। लेकिन जी, मोस्टली मार्केट ये मान के चलेगा कि जो टैरिफ लग चुका है हाई एंड साइड वाला 18% तक वाला, वो लगा रहेगा। किस रूप में आएगा उसका पता नहीं है कि 150 सेक्शन में आएगा कि 301 थ्रू 52 पता नहीं कितने सारे सेक्शन होंगे वहाँ पे। लेकिन घूम फिर पलट के आएगा उसी पे। तो मैं समझता हूँ मार्केट उसको जी। फैक्टर इन करके चलेगा।